डियर स्टूडेंट, आवेश के गुणधर्म का सेकंड पार्ट यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं पार्श्व गुणधर्म। मैंने कहा जैसे कोई निकाय है और इसमें बहुत सारे पार्टिकल या कण हैं, अपन कह सकते हैं ये इसमें निहित या उपस्थित कण, और इनके जो आवेश है Q1 है, इसमें Q2 है, इसमें Q3 है, इसमें डॉट डॉट है, इसमें क्या है Qn है। ये तो मैंने कहा निहित कण है ये, और निहित कणों पर ये उपस्थित क्या है आवेश, उपस्थित क्या है आवेश। तो अपन कहें इस निकाय पर जो कुल आवेश होगा वो क्या होगा Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस डॉट डॉट क्या होगा Q1 होगा। तो अपन इससे परिभाषा लिख सकते हैं यहाँ पर आराम से, और परिभाषा क्या होगी, मैंने कहा किसी निकाय पर कुल आवेश उसमें निहित कणों पर उपस्थित आवेशों के बीजगणित योग के बराबर होता है। जिसे आवेश योज्यता का नियम कहते हैं, जिसे आवेश योज्यता का नियम कहते हैं। आवेश योज्यता का नियम कहते हैं। इसका जो व्यंजक होता है Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस डॉट डॉट क्या आएगा यहाँ पर Qn। तो मैंने कहा इससे संबंधित यदि किसी निकाय पर कुल आवेश पूछा जाए तो उस पर अपन निकाल सकते हैं, यदि जरूरी है। जैसे हमारा एक कोई निकाय है यहाँ पर, इस पर 2 माइक्रोकूलम माइनस का है 4 माइक्रोकूलम और 1 माइक्रोकूलम, तो कुल आवेश कितना आएगा इसका बीज योग करेंगे तो Q बराबर 4 प्लस 1 माइनस 2, कितना आएगा आंसर 3 माइक्रोकूलम। कितना आएगा 3 माइक्रोकूलम। मैंने इसे आवेश योज्यता का नियम कहा, किसी निकाय पर कुल आवेश उसमें निहित कणों पर उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के क्या होता है बराबर होता है, जिसे आवेश योज्यता का नियम कहते हैं। अगला टॉपिक यहाँ पर छठवां गुणधर्म, 6 गुणधर्म। ध्यान देंगे क्या होगा यहाँ पे। छठवां गुणधर्म क्या है, जब किसी परमाणु से, आपको पता है कि जब इस परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है, मैंने कहा जब किसी परमाणु से क्या निकलता है इलेक्ट्रॉन, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन 9.1 गुना 10 की घात -31 kg, 9.1 गुना 10 की घात -31 kg क्या निकलेगा, द्रव्यमान लेके जाएगा। तो आपको पता है द्रव्यमान लेके जाएगा तो कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। तो ध्यान देंगे इसके द्रव्यमान में क्या होगी कमी, और इसके द्रव्यमान में क्या होगी वृद्धि। ध्यान देंगे यदि एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो इतना द्रव्यमान लेके जाएगा, और 2 जाते हैं तो 2 का गुणा कर दोगे, 3 जाएंगे 3 का गुणा कर दोगे इस द्रव्यमान से। तो मैंने कहा सभी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कैसा है समान है, तो यहाँ पे क्या हो रही है कमी या क्या हो रही है यहाँ पे वृद्धि। आपको पता है जब द्रव्यमान में कमी होगी तो उस पे आवेश की वैल्यू क्या होगी प्लस, और क्या होगी इस पे माइनस। तुम्हारा लघुत्म का एक क्वेश्चन है कि 2 गोले A और B हैं, जिस एक गोले पर एक पर धनावेश है और B पे क्या है ऋणावेश है। तो आपको समझ में आ रहा होगा जिस पर धनावेश है उसका द्रव्यमान कैसा होगा कम होगा, और जिसका ऋणावेश है उसमें कैसा होगा इसकी अधिक होगा। कैसा होगा अधिक होगा। मैंने कहा जिस पर धनावेश है इस गोले पर उसका द्रव्यमान कम होगा, जिस पर ऋणावेश है उसका द्रव्यमान कैसा होगा अधिक होगा। ठीक है भैया, तो आपको समझ में आया। तो मैंने कहा इसमें क्या है कमी, ये क्या है वृद्धि। तो इस सूत्र के आधार पर यदि सूत्र आता है कमी या वृद्धि का, वो क्या आएगा डेल्टा m बराबर n into me। एग्जांपल नंबर 2, कौन सा क्वेश्चन,
एग्जांपल नंबर 2 में आपको कहा है कि यहाँ पर डेल्टा m का मान दिया है आपको, तो और उसमें क्या पूछा है, आवेश पूछा है। तो आपको आवेश क्या होता है, q बराबर n into e होता है। तो आप n यहाँ से निकालोगे, n बराबर क्या आएगा, डेल्टा m बटे में क्या आएगा, m ही आएगा। तो मैंने कहा इससे सहायता से कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, गुणधर्म नंबर 3 और गुणधर्म नंबर 6 की सहायता से एग्जांपल नंबर 2 सॉल्व करना है आपको। तो मैंने कहा यहाँ पर यहाँ me क्या है, 9.1 गुना 10 की घात -31 kg होता है, और यहाँ n इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। मैंने कहा इस लाइन को पूरा लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो उसके द्रव्यमान में कमी होती है, और उतनी ही वृद्धि दूसरे परमाणु पर हो जाती है, तो उसका सूत्र क्या है, डेल्टा m बराबर n into me। नंबर 7, तो इससे 7वां क्वेश्चन से संबंधित हमारा एक क्वेश्चन है कि जब कोई आवेश या कोई वस्तु गतिशील है तो उसके आवेश और द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैंने कहा ये हमारा 7वां गुणधर्म से आधारित है, ध्यान दोगे यहाँ पे। 7वां गुणधर्म क्या है, जब आवेश गतिशील है, जब स्थिर अवस्था में और गतिशील अवस्था में आवेश का मान क्या रहता है, नियत रहता है। तो मैंने कहा किसी तंत्र या वस्तु पर, मैंने कहा किसी निकाय या निर्देश तंत्र पर आवेश स्थिर अवस्था और गतिशील अवस्था में आवेश का मान बराबर रहता है, आवेश का मान बराबर रहता है, जिसे आवेश की निश्चलता का नियम कहते हैं, निश्चलता का नियम कहते हैं। इसका मतलब अर्थात देखिए यहाँ पर Q ग्राम इक्वल टू Q गति, Q ग्राम इक्वल टू Q गति। तो ध्यान दोगे, तो मैंने कहा लेकिन द्रव्यमान का मान स्थिर व गतिशील अवस्था में नियत नहीं रहता है, स्थिर अवस्था में समान नहीं रहता है, तो अपन आइंस्टीन के समीकरण से समझते हैं समान क्यों नहीं रहता है। आइंस्टीन के समीकरण से मैंने कहा आवेश आइंस्टीन के समीकरण से, और आइंस्टीन का समीकरण ये कहता है कि m बराबर m नॉट अंडर रूट 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर। यहाँ m नॉट आपको पता है कि ग्राम द्रव्यमान है, रेस्ट
मास और m यहाँ पर चलित द्रव्यमान है। c प्रकाश का वेग और सब जानते हैं 3 गुना 10 की घात 8 होता है। प्रकाश का वेग 3 गुना 10 की घात क्या होता है 8 होता है और v यहाँ कण का वेग होता है, कण का वेग या किसी तंत्र का। आप समझ में आना चाहिए कि आपको पता है कि m नॉट जब वो स्थिर अवस्था में तब उसका द्रव्यमान क्या है यहाँ पर m नॉट है, जब वो चलित अवस्था में है तो उसका द्रव्यमान क्या है यहाँ पर m है। तो इसका द्रव्यमान का मान क्या होगा परिवर्तित होगा। कैसे होगा भैया परिवर्तित। अगला गुणधर्म बात करते हैं अपन 8वां गुणधर्म। कौन सा गुणधर्म भैया 8वां। तो 8वां गुणधर्म क्या है ध्यान दो यहाँ पर, यदि स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है। नंबर 9, एक समान वेग से गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, मैंने कहा एक समान वेग से गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगला है मैंने कहा यहाँ पर नंबर 10 और ऐसे राजस्थान बोर्ड 2012 में 1 नंबर का क्वेश्चन आया था 2012 में, वो समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पर त्वरित या दोलित्र आवेश की बात करें, यहाँ पर त्वरित या दोलित्र आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करता है, विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करता है, तरंगें उत्पन्न करता है। तो मैंने कहा त्वरित आवेश या दोलित्र आवेश विद्युत चुंबकीय तरंगों के विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करता है। मैंने कहा 1 नंबर में राजस्थान बोर्ड 2012 में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, और वो क्वेश्चन क्या था कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत क्या है। मैंने कहा त्वरित आवेश या दोलित्र आवेश है। और 11 नंबर गुणधर्म है 11, आराम से आप बता सकते हैं, इसलिए मैंने पूरी लैंग्वेज लिखी, आप लोग ध्यान देंगे आगे 11 नंबर का कि सहजातीय आवेश आपने इससे पहले बता देते हैं, जो आवेश होता है वो 2 प्रकार का होता है। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 ऋणात्मक और नंबर 2 ऋणात्मक। तो तीसरा 12वां नंबर है, अपन बात करें सहजातीय आवेश। कैसे सहजातीय आवेश होते हैं समान जात के आवेश, जैसे प्लस प्लस या माइनस माइनस। तो मैंने कहा सहजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जिसे आकर्षण या प्रतिकर्षण का कैवेंडिश का नियम भी कहते हैं।
मैंने कहा जिसे क्या कहते हैं, जिसे आकर्षण या प्रतिकर्षण का कैवेंडिश का नियम, कैवेंडिश का नियम भी कहते हैं। तो मैंने कहा गुणधर्म एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, 5वें नंबर का गुणधर्म था। मैंने कहा आवेश स्थिरता का नियम है ये। मैंने कहा किसी निकाय पर कुल आवेश उसमें निहित या उसमें उपस्थित क्रम पर उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है, जिसे आवेश योज्यता का नियम कहते हैं। जिसे मैंने कहा आवेश योज्यता का नियम कहते हैं। आगे का अर्थात इसका व्यंजक होता है यहाँ पे Q1। मैंने कहा अर्थात Q बराबर होता है Q1 प्लस Q2 प्लस डॉट डॉट क्या होता है, Q1 होता है। मैंने कहा जब किसी परमाणु से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो उसकी द्रव्यमान में क्या होती है, कमी होती है और उतनी वृद्धि दूसरे परमाणु पर हो जाती है। तो इसका व्यंजक क्या होगा, डेल्टा बराबर n इनटू क्या होता है, m होता है। मैंने कहा एग्जांपल होगा, इसे कौन सा सॉल्व होगा, दूसरा सॉल्व हो रहा है इसकी सहायता से और Q बराबर mg से। तो मैंने कहा वहां पर आपको किसका मान दिया है, डेल्टा m का मान दिया हुआ है। तो रिपीट करते हैं यहाँ पर आगे। मैंने कहा किसी निकाय या निर्देश तंत्र, किसी निकाय या निर्देश तंत्र पर आवेश स्थिर अवस्था और गतिशील अवस्था में क्या रहता है, में आवेश का मान क्या होता है बेटा, बराबर होता है। मैंने कहा स्थिर अवस्था और गतिशील अवस्था में आवेश का मान क्या होता है, बराबर होता है, जिसे आवेश का निश्चलता का नियम कहते हैं। लेकिन द्रव्यमान का मान स्थिर अवस्था और गतिशील अवस्था में नियत नहीं रहता है। ठीक है, इसका कारण मैंने स्पष्ट किया आइंस्टीन के समीकरण से m बराबर m0 अंडर रूट क्या होता है 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, जहां m0 ग्राम द्रव्यमान है और m क्या चलित द्रव्यमान है। तो रेस्ट अवस्था और मूविंग कंडीशन में दोनों द्रव्यमान कैसा है, अलग अलग है। कैसा है, अलग अलग है। ध्यान दो यहाँ पे स्थिर आवेश के कारण स्थिर आवेश केवल क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र। तो आपको यहाँ पे कई बार टीचर बहुत लिखते हैं स्थिर वैद्युत की, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है उसे स्थिर वैद्युत की कहते हैं। तो मैंने इसमें यहाँ लिखा दिया है स्थिर आवेश केवल क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र। ये कौन से यहाँ पर स्थिर वैद्युत की। और गतिशील आवेश क्या होता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, जिसे कहते हैं गतिक वैद्युत की। तो वे परिभाषा से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होता। तो गतिक वैद्युत की क्या होता है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत गतिशील आवेशों का अध्ययन किया जाता है उसे गतिक वैद्युत की कहते हैं। तो मैंने कहा आगे त्वरित आवेश या पवित्र आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करता है। आवेश दो प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। आगे अगला गुणधर्म आवेश एक, यदि आवेश सजातीय आवेश है तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। जिसे आकर्षण या प्रतिकर्षण का, जिसे आकर्षण प्रतिकर्षण का कैवेंडिश का नियम कहते हैं। तो मैंने कहा ये आवेशों के गुणधर्म से, जिससे मैंने कहा बहुत क्वेश्चन पुट अप होते हैं, तो यहाँ पे समझ में आया होगा। अगला अपन पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर आवेश के मात्रक। आवेश के मात्रक, आवेश के मात्रक। ध्यान दीजिए अगला टॉपिक जो मेरा है यहाँ पे आवेश का मात्रक। तो यहाँ पे डिफाइन करने जा रहे हैं अपन यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक सबसे पहले आप जानेंगे एसआई पद्धति में। कौन सी पद्धति में, एसआई पद्धति में। एसआई पद्धति में आपने 10th क्लास में पढ़ के आए हैं कि I बराबर Q अपॉन T, Q अपॉन T, T का मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो Q बराबर होता है I इंटू T। I के यहाँ पर विद्युत धारा है, T के यहाँ पर समय है, तो इसका एसआई मात्रक क्या होगा, एम्पियर गुना में क्या होता है, सेकंड। एम्पियर गुना सेकंड, ये क्या है, इसका एक मात्रक है एम्पियर गुना सेकंड। और इसका जो प्रचलित मात्रक होता है वो क्या है, इन सबको मिला के छोटा एक मात्रक दे दिया जाता है, वो होता है C, मतलब कूलम। क्या होता है जी, कूलम। इसके बाद सीजीएस पद्धति में दो मात्रक होते हैं। कौन सी पद्धति में, सीजीएस में दो मात्रक हैं। यहाँ पे सीजीएस में दो मात्रक होते हैं। नंबर एक एसयू में
और एक होता है EMU में। इनका मतलब समझें और हमारा एक लघुत्मक का क्वेश्चन भी है ESU और EMU के मध्य क्या संबंध है। मैंने कहा ESU और EMU के मध्य आप यहाँ संबंध भी पढ़ेंगे तो आपको यहाँ समझ में आना चाहिए, ध्यान देंगे बेटा। मैंने कहा E का मतलब होता है इलेक्ट्रो, E का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, हिंदी में बात करें तो स्थिर वैद्युत की मात्रा। और EMU का मतलब होता है यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। क्या होता है यहाँ पे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो इसका यहाँ पर जो इसका मात्रक होता है ESU में वो होता है स्टेट कूलम होता है, स्टेट कूलम। इसे शॉर्ट रूप में अपन स्टेट को ST से लिख सकते हैं और कूलम को किससे? C से। मैंने कहा आगे के किताबों में इसे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया तो इसलिए इसे फ्रैंकलिन भी लिखा जाता है, कहीं कहीं से फ्रैंकलिन भी लिख दिया जाता है या इसे FR से व्यक्त किया गया है कई किताबों में। आगे मैंने कहा EMU में, EMU क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट विद्युत चुंबकीय मात्रक, विद्युत चुंबकीय मात्रक। और विद्युत चुंबकीय मात्रक है क्या? और हिंदी में बात करें तो इसका मात्रक होता है परम कूलम, परम कूलम। और इसका इंग्लिश वर्ड होता है एब्सोल्युटली कूलम। क्या होता है इसका? एब्सोल्युटली कूलम। तो इसे शॉर्ट में मैंने कहा एब्सोल्युटली कूलम। ध्यान देंगे, शॉर्ट में लिखता हूं इसे एब्सोल्युटली कूलम। तो AB से व्यक्त किया जाता है। एब्सोल्युटली कूलम किससे व्यक्त किया जाता है? AB से। और C और हो गया एक, ऐसे इन दोनों मिला के बोल दिया जाता है A कूलम, A कूलम। और यहां लिख देता हूं एब्सोल्युटली कूलम। कौन सा भैया? एब्सोल्युटली कूलम। और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है, सबसे बड़ा मात्रक वो होता है फैराडे। क्या होता है जी? फैराडे। मैंने कहा आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो क्या होता है? फैराडे होता है। क्या होता है? फैराडे। तो मैं यहाँ पर वैल्यू लिखने जा रहा हूँ सबकी। मैंने कहा एक कूलम में जो वैल्यू होती है कूलम की होती है 3 गुना 10⁹ स्टेट कूलम होता है जी। कितना होता है? 3 गुना 10⁹ स्टेट कूलम होता है। और आगे अपन बात करते हैं एक कूलम में 10 कूलम होता है जी। और एक फैराडे में 96,500 कूलम होता है। तो मैंने कहा यहाँ पर एक बार आप से क्वेश्चन आया हुआ था कि इनके घटते हुए क्रम में लिखना था इसको। सबसे बड़ा जो मात्रक होता है जी वो फैराडे होता है। देखो, और एक कूलम को कितना होता है? 10 गुना अधिक होता है इससे। तो दूसरे नंबर पर एक कूलम आता है जी। क्या आता है? एक कूलम। और तीसरे नंबर पर आता है जी कूलम। और सबसे छोटा मात्रक होता है इसका स्टेट कूलम। तो इसका एक क्रम है जो आपको समझ में आना चाहिए। तो मैंने कहा, और एक राजस्थान बोर्ड में भी पूछा जाता है और CBSE में क्वेश्चन पूछा गया है कि ESU और EMU के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। तो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर इधर को ESU और EMU के मध्य संबंध, और ESU और EMU के मध्य जो संबंध है वो संबंध क्या हुआ? आपको पता है कि ESU में सॉल्यूशन देख रहे हैं इसका कि चूंकि ESU में पहले हम बात करते हैं यहाँ पे एक ESU में एक कूलम बराबर 3 गुना 10⁹ स्टेट कूलम होता है। और EMU में एक कूलम बराबर होता है 10 कूलम। तो समीकरण 1 से इनके बीच में जो संबंध आता है एक कूलम बराबर आता है 10 × में 3 × 10⁹
तो सीधा अपन लिख सकते हैं यहाँ पे एक कूलाम बराबर कितना है 30 गुना 10 की घात 9 स्टेट कूलाम की, ये संबंध आता है इनके बीच में। और साथ में यहाँ आवेश का विमेय सूत्र, आवेश का विमेय सूत्र, और विमेय सूत्र क्या है यहाँ पे ध्यान दोगे। मैंने कहा आवेश बराबर क्या होता है विद्युत धारा इनटू समय, तो विद्युत धारा को अपन व्यक्त करते हैं ए से और समय को व्यक्त करते हैं टी से। तो मैं इसे शॉर्ट में लिख दिया A1 और T1 ऐसे लिख सकते हैं, AT लिख सकते हैं, या अपन लिख सकते हैं ऐसे M0 L0 T1 A1, ये भी लिखा जा सकता है। तो अपन यहाँ पर इसका शॉर्ट स्केल लेकर आप ले सकते हैं। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर आवेश का मात्रक, इसका भैया आवेश का मात्रक। मैंने कहा ऐसा ही पद्धति में क्या होता है एम्पीयर गुणा सेकंड होता है, या क्या होता है कूलाम होता है। सीजीएस पद्धति में दो मात्रक होते हैं, जिसमें एक तो एसयू में होता है और एक इसमें होता है एमयू में होता है। और एसयू में क्या होता है स्ट्रेट कूलाम होता है। मैंने कहा कि एक जगह इसे फ्रैंकलिन लिखा हुआ है। एमयू में, एमयू का मतलब मैं बता चुका हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, तो मैंने कहा इसमें क्या होता है परम कूलाम होता है। इसका इंग्लिश वर्ड होता है एब्सोल्युटली कूलाम। क्या होता है इसका एब्सोल्युटली कूलाम, तो इसे शॉर्ट में लिख दिया जाता है ए कूलाम, क्या लिखा जाता है इसको ए कूलाम। तो मैंने कहा आगे एक फैराडे बराबर कितना होता है 6500 होता है, और आवेश का ये कैसा सबसे बड़ा मात्रक है, सबसे बड़ा मात्रक है। तो मैंने यहाँ पर कहा एक कूलाम बराबर जी कितना होता है 3 का 10 का 9 स्टेट कूलाम होता है, और एक कूलाम बराबर कितना होता है 10 कूलाम होता है, और एक फैराडे बराबर 6500 कूलाम होता है। तो मैंने कहा ये वाला क्रम एक बार आईआईटी के एग्जाम में पूछा गया था। मैंने कहा सबसे बड़ा कौन है 8 है, फैराडे है, उसके बाद एक कूलाम है, सबसे उसके बाद कूलाम है, सबसे छोटा क्या है स्टेट कूलाम है। और आगे अपन नेक्स्ट वीडियो नंबर 3 में पढ़ेंगे आवेशन की विधियां, और एग्जाम्पल नंबर मैंने कहा 1, 2 और 3 आपको सॉल्व करने हैं, उनके अपन थ्योरी पढ़ चुके हैं। और मैंने कहा लघुत्मक का एसी का 19वां नंबर का क्वेश्चन भी मैं आपको समझा चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके बाय।